नमस्कार। जैसा हम सभी जानते हैं कि वन विभाग के लिए कार्य योजना बाइबल है और इसके पुनरीक्षण का काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना विभाग में कोई भी और काम महत्वपूर्ण है, और इसीलिए सबसे वरिष्ठ अधिकारियों की पदस्थिति कार्य योजना में की जाती है। हम यहाँ पर केवल कार्य योजना के पुनरीक्षण के समय मोटी मोटी किन बातों का ध्यान रखेंगे, इस पे आज चर्चा करेंगे। सबसे बेसिक जो है मानचित्र है। अभी हम लोग पहले मैनुअल बनाते थे, लेकिन अभी हम लोग सभी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटाइज फॉर्म में मानचित्र तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हाल फिलहाल में पीसीसीएफ द्वारा वर्किंग प्लान द्वारा बहुत सारे निर्देश जारी किए गए हैं। मूल बात सिर्फ इतनी है कि हमारा मूल नक्शा बनखंड का है, उसको डिजिटाइज करना है और उसको सर्वे ऑफ इंडिया के मानचित्र पर, जो सर्वे ऑफ इंडिया की लेयर्स हैं, उसमें सुपर इम्पोज की जानी है। और उसके उपरांत जो आप स्टॉक मैपिंग करके लाए हैं वो उस पर चढ़ाएंगे। बेसिकली कार्य योजना के 2-3 भाग हैं। नंबर 1 तो एरिया है, जिस एरिया की आप कार्य योजना पुनरीक्षित कर रहे हैं। एरिया को आप अपने एरिया रजिस्टर से मिलान करना है। जो भी इस पीरियड में एरिया बढ़ा है या घटा है, किन कारणों से ऐसा हुआ है, ये हमको परीक्षण करना है। वन का एरिया या आप जिस क्षेत्र की कार्य योजना बना रहे हैं उसका एरिया कम नहीं होना है, क्योंकि यदि हम अब किसी दूसरी परियोजना के लिए एरिया देते भी हैं तो उसका स्टेटस जो है बन ही रहता है, उस स्टेटस को चेंज नहीं करते हैं। डिनोटिफिकेशन अब फिलहाल हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से रोक है, इसलिए डिनोटिफाई कोई एरिया होता नहीं है। केवल ये हो सकता है कि उस नया एरिया नोटिफाई कर ले तो आपका कार्य योजना का क्षेत्र बढ़ जाए। तो सबसे पहले एरिया मिलान करना है। अपने जो भी बनखंड के मानचित्र उपलब्ध हैं उनको इकट्ठा करना है। और दूसरा बेसिक काम स्टॉक मैपिंग का है। स्टॉक मैपिंग से हम अपने वन मंडल का रिसोर्स ज्ञात करते हैं कि भाई किस तरह का कितना वन क्षेत्र हमारे पास है, और उसकी सिल्वीकल्चरल आवश्यकताओं को देखते हुए वर्किंग सर्किलों का निर्धारण करते हैं और प्रेस्क्रिप्शंस लिखते हैं। तीसरा भाग हो गया जो हमारी वन प्रबंध का बेसिक मंत्र है कि सस्टेनेबल यील्ड हो। मतलब जो भी हम उपज प्राप्त कर रहे हैं उसको समय के साथ, मतलब उसको हम हर समय प्राप्त करें, सतत यील्ड प्राप्त कर सकें। और इसके लिए हमको रिसोर्स जानना चाहिए। रिसोर्स जानना पड़ेगा कि हमारे वनमंडल या कार्य योजना क्षेत्र में रिसोर्स क्या है, कितना है, वॉल्यूम क्या है। उसके लिए हम लोग रिसोर्स सर्वे करते हैं। रिसोर्स सर्वे के जो रिसोर्स पॉइंट हैं, कितने पॉइंटों पे करेंगे, इसको निर्धारण करने के लिए पायलट सर्वे करना पड़ता है। पायलट सर्वेक्षण के आधार पर निर्धारित कर लेते हैं कि कितने ग्रिड पॉइंट्स पे हमको अपने रिसोर्स सैंपल लेआउट करने हैं और डाटा इकट्ठा करना है। अब ऑल इंडिया कोड आ गया तो उसमें जो पहले हम अपना सैंपल का स्वरूप तय करते थे उसमें कुछ चेंज है।
तो जो भी ऑल इंडिया वर्किंग प्लान कोड के अनुसार डिज़ाइन दी हुई है, उस डिज़ाइन में अब हमको डाटा इकट्ठा करने हैं और एनालिसिस करना। अब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग जो पुराने सिस्टम से शैडोल या कहीं प्रोसेसिंग के लिए अपने रिकॉर्ड्स भेज देते थे, उनको बताना पड़ेगा कि अब हमने जो डाटा इकट्ठा किया है वो नए वर्किंग प्लान कोड के डायरेक्शन से किया है, तो जो प्रोसेसिंग है उसी के अनुसार करें। ऐसा ना हो जाए कि प्रोसेसिंग किसी और प्रोसेस से कर दी और हमारी डिज़ाइन कुछ और थी, तो डाटा का जो रिजल्ट है वो गलत आ जाए, कंसिस्टेंट ना रहे। उसी के आधार पे फिर हम अपनी उपज का गणना करते हैं। तो अपने वर्किंग प्लान के कितने 3 भाग हो गए, बेसिकली एरिया, दूसरा हो गया स्टॉक मैपिंग करना, मतलब वन प्रकार करना, वन प्रकार जानना, उसकी आयु कितनी है, दूसरा जो हमने अपने गत क्लास वार क्लासिफिकेशन किया है वो रिसोर्स सैंपल के आधार पे ज्ञात करते हैं। तो स्टॉक मैपिंग करना, रिसोर्स सैंपल करना, और चौथा मेजर है कि रीजनरेशन स्टेटस ज्ञात करना। रीजनरेशन स्टेटस पहले हम लोग केवल नेचुरल रीजनरेशन की बात किया करते थे, कॉपीज को उसमें इन्वॉल्व नहीं करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से कॉपीज रीजनरेशन भी गणना करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। उसमें कहीं कहीं चूक देखने में मिल रही है कि हमने एक ही स्टम्प से कई एक मान लो उसमें स्थापित कॉपीज आ रहे हैं, तो गणना उतनी कर ली, 4 है तो 4 कर ली, और फिर उसको जब एनालिसिस में ले जाते हैं तो रीजनरेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है और पर्याप्त या उस श्रेणी में दिख रहा है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी उसमें एक फार्मूला लगा दें कि एक स्टम्प पे मैक्सिमम स्थापित रीजनरेशन एक ही हो सकता है, उससे ज़्यादा की गणना उसमें ना करें। अब इन सब जो घटक हैं उनकी एनालिसिस के उपरांत अब हम सिल्वीकल्चरल एस्पेक्ट से ये निर्धारित करते हैं कि कौन सा एरिया किस वर्किंग सर्किल में डालें। एक इसमें एक चीज और है कि बैम्बू का स्टॉक मैपिंग करना, बांस का स्टॉक मैप, और बांस में बिगड़े बांसबन का भी स्टॉक मैपिंग करना, दोनों ही हमको अलग अलग कैटेगरी में करना चाहिए। और बिगड़े बांसबन की सिंपल डेफिनेशन है कि यदि उस क्षेत्र में 50% से अधिक बिगड़े भिर्रे हैं, बांस भिर्रे हैं, तो उसको हम बिगड़ा बांसबन कहेंगे। बांसबन किसे कहेंगे? बिगड़ा बांसबन के लिए जरूरी है कि पहले बांसबन हो वो क्षेत्र। बांसबन किसे कहेंगे? जिस एरिया में या 30 भिर्रे प्रति हेक्टेयर से ज्यादा हैं तो उसको बांसबन कहेंगे। और बिगड़ा बांसबन कहेंगे यदि वहां भिर्रे, उस क्षेत्र के भिर्रे 50% से ज्यादा खराब है। और खराब बांस का भिर्रा किसे कहेंगे? ये बहुत मोटा मोटी डेफिनेशंस हैं जो वर्किंग प्लान में मिल जाएंगी आपको, पुराने वर्किंग प्लान में। बिगड़ा बांस भिर्रा कहेंगे कि उसमें वो बांस नाल जिसको बोलते हैं, कल्म्स, वो आपके 50% से ज्यादा डैमेज्ड हैं, क्षतिग्रस्त हैं, सूखे हैं, टूटे हैं या जले हुए हैं। यदि ऐसी स्थिति में है तो उसको बिगड़ा बांस भिर्रा कहेंगे, और 50% से ज्यादा है तो क्षेत्र को बिगड़ा बांसबन कहेंगे। और इनके हमको जब मैप बनाएंगे, स्टॉक मैप बनाएंगे, तो हमको अपने सामान्य वृक्ष प्रजातियों के लिए अलग स्टॉक मैप बनाना है और बांस के लिए
अलग स्टॉक मैप बनाना है। और बांस, जहां बांस वन दिखाएंगे उसी में बिगड़ा बांस वन दिखाएंगे, और उसके लिए सिंबोलॉजी अलग है, उसका उपयोग करेंगे। एरिया, अब सबसे पहले एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया में बहुत ज़्यादा हम लोगों को कंफ्यूजन आ रहा है कि साहब धारा 4(1) के तहत है तो धारा 4(1) से संरक्षित वन मान लिया कि वो संरक्षित वन है कि अवर्गीकृत वन है, किस में लिखना है हमको। इसमें भी बहुत सारा फील्ड स्तर पे कंफ्यूजन है और अलग अलग तरह से हम वर्किंग प्लान में लिख देते हैं। बेसिकली हमारे पास दो ही तरह के फॉरेस्ट हैं, मतलब लीगल डेफिनेशन में रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। धारा 4(1) से हम कोई भी संरक्षित वन घोषित नहीं करते हैं। केवल धारा 4(1) में जो नोटिफिकेशन जारी करते हैं वो इंटेंशन है कि हम उस क्षेत्र को रिजर्व फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो दो ही तरह के फॉरेस्ट हैं, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अवर्गीकृत वन हम उनको बोलते हैं, उन्हें लिखना चाहिए अपने वर्किंग प्लान में कि जो क्षेत्र अभी नोटिफाई नहीं हो पाए, आपको मिले से कि कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन के लिए जो आपने एरिया डाइवर्ट किया फॉरेस्ट का उसके एवज में मिला, तो और अभी आपने उसको 29 में नोटिफाई नहीं कर पाया, या आप रिजर्वेशन के लिए चले तो धारा 4(1) में किया, रिजर्व फॉरेस्ट नहीं बना पाए, तो ऐसे को हम अवर्गीकृत श्रेणी में रख लेते हैं, डाल लेते हैं। 3 श्रेणियां हो गई, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अवर्गीकृत। एक चौथी श्रेणी जरूर है हम लोगों के पास, क्योंकि उसे अनडिमार्केटेड पीएफ है। वो हमारे को जब पीएफ मिले थे जमींदारी उन्मूलन के बाद, बहुत सारी स्टेट में अलग अलग तरीके के नोटिफिकेशन से संरक्षित वन थे, और जमींदारी उन्मूलन के बाद हमने उनको ब्लैंकेट नोटिफिकेशन से धारा 29 में नोटिफाई किया। उस समय इनको डिमार्केट नहीं किया जा सका था, तो डिमार्केशन की प्रोसेस शुरू हुई। वो डिमार्केशन हमने 60 के दशक में 66 से लेके 70 तक, 71 कहीं कहीं 71 तक किया। तो सीमांकन करने के बाद जो बाहर क्षेत्र छूट गए पीएफ के, उनको हमने पहले नारंगी मैप्स पे नारंगी कलर से दर्शाया था। बाद में धीरे धीरे हम दिखाना छोड़ दिए और उससे बहुत सारा एरिया खोद-बोद हो गया, पता नहीं चला कहाँ गया। शुरुआत के नक्शे में वो नारंगी कलर से दिखाया गया था जो बनखंडों के बाहर छूटा था, तो उसको हम बोलचाल की भाषा में नारंगी क्षेत्र कहने लगे। ये नारंगी क्षेत्र वास्तव में क्या थे? ये असीमांकित संरक्षित वन थे। इनका स्टेटस पीएफ का है, फॉर ऑल पर्पज वो पीएफ हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, बस डिमार्केट नहीं किए गए। तो चूंकि डिमार्केट नहीं किए गए तो हमारे निर्देश ऐसे हैं कि हम वर्किंग प्लान किसका बनाएंगे? जो भी डिमार्केटेड एरिया है, जितना भी डिमार्केटेड एरिया है उसका हम वर्किंग प्लान बनाएंगे। तो इसलिए उसको वर्किंग प्लान के प्रेस्क्रिप्शंस में नहीं डालते थे, किसी वर्किंग सर्किल का भाग नहीं बनाते थे। लिखते जरूर थे, अपना उसका कार्य योजना में हवाला दे देते थे कि साहब इतना एरिया हमारा असीमांकित संरक्षित वन है, लेकिन वर्किंग सर्किल का पार्ट उसको नहीं करते थे। तो ये कैटेगरी अभी भी रहेगी, लिखते समय इसको हमको अभी भी रखना पड़ेगा, क्योंकि वो पीएफ है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है और डिनोटिफाई नहीं किए गए। सरकार ने निर्णय जरूर लिया था कि हम इनको राजस्व विभाग को ट्रांसफर कर देंगे और डिनोटिफाई कर देंगे,
लेकिन डी नोटिफिकेशन की प्रोसेस नहीं हुई। डी नोटिफिकेशन की प्रोसेस ब्लैंकेट टाइप से कहीं कहीं हुई। दो तरह के डी नोटिफिकेशन की प्रोसेस हुई कि जैसे हमने ब्लैंकेट गांव नोटिफाई किए थे पीएफ में, उनमें यदि कोई वन नहीं था संरक्षित वन, तो उसी तरह के ब्लैंकेट डी नोटिफिकेशन गांव के गांव कर दिए गए। नंबर एक। नंबर दो, कुछ ऐसे एरियाज थे जो कि हमने राजस्व विभाग को ट्रांसफर किए और उनको डी नोटिफाई किया। उसमें एरिया स्पेसिफिक लिखा कि ये एरिया डी नोटिफाई है। तो वो एरिया हमको अपने वर्किंग प्लान में सम्मिलित नहीं करना है, केवल सम्मिलित करना है नारंगी क्षेत्र जो हमारे पोजीशन में है, वो हमको अपने कार्य योजना में दिखाना है। तो एरिया वाले भाग में कितनी चीजें हमें दिखानी है? नंबर एक, आरक्षित वन दिखाना है, संरक्षित वन दिखाना है, असीमांकित संरक्षित वन दिखाना है और अवर्गीकृत वन दिखाना है। ये 4 कैटेगरी में हमको अपने एरिया को दिखाना है। उसके बाद जब हमने अपना पूरा एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, मिलान कर लिया, तो उसके बाद स्टॉक मैपिंग के लिए जाएंगे। अब स्टॉक मैपिंग से पहले ही आप लोग यहाँ से आईटी शाखा से अपने क्षेत्र के मैप ले लेते हैं तो आपको बाद में सहूलियत होगी कि आप स्टॉक मैप जो लाएंगे उसको आसानी से चढ़ा सकेंगे और डिजिटाइज कर सकेंगे। तो सबसे पहला काम तो ये करें जब भी आप पुनरीक्षण के लिए जाते हैं कि अपने वनखंड या डिजिटाइज हैं तो यहाँ से मिलान करा लें आईटी शाखा से, और या डिजिटाइज नहीं है तो डिजिटाइज करा लें। वनखंडों के बहुत सी जगह मैप्स उपलब्ध नहीं है, बात आती है, तो उसके लिए भी एक प्रोसेस यहाँ से बताया हुआ है कि किस तरीके से आप उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकेंगे। वनखंड के आप किस तरीके से मानचित्र बना सकेंगे, ये वर्किंग प्लान पीसीसीएफ साहब ने अभी हाल ही फिलहाल में आप लोगों को निर्देश जारी किए हैं। उस हिसाब से आप अपना वनखंड का नक्शा बना लीजिए। बेसिकली नोटिफिकेशन से उसका क्षेत्र जरूर मिलाना चाहिए कि नोटिफिकेशन में और आपके मैप पर बहुत ज़्यादा फर्क ना हो इस क्षेत्र में। यदि 5% से ज़्यादा का डिफरेंस आता है डिजिटाइजेशन का और नोटिफिकेशन का, तो उसके कारणों की जांच हमको करना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, अंतर है। हो सकता है कि भाई हमने मैप की सीमाएं बनाने में गलत कर दिया हो, जो नोटिफिकेशन के साथ मैप गया था उसमें सीमाएं कुछ हैं, बाद में हम उनको एनलार्ज करते समय या किन्हीं और कारणों से किसी सीमा में परिवर्तन हो गया तो वो त्रुटि हो गई तो फर्क आ रहा है। या हो सकता है कि नोटिफिकेशन में कुछ एरियाज जो हमने खसरे लिए थे वो छूट गए हों दिखाने में, उनका एरिया सम्मिलित ना हुआ हो, तो मैप में तो ज़्यादा आ रहा है, नोटिफिकेशन कम बता रहा है। तो इन सारे चीज़ों को हमको परीक्षण करना चाहिए। यदि 5% से ऊपर का डिफरेंस है तो हमको उसका एनालिसिस करनी चाहिए। मोटा मोटी एरिया के बारे में आप जब भी अपना पुनरीक्षण करेंगे तो इतनी ही चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। उसके बाद आता है कि क्षेत्र में जाएं आप और स्टॉक मैपिंग। सबसे पहले पायलट सर्वेक्षण करना पड़ेगा, इसलिए कि रिसोर्सेज के आप पॉइंट निर्धारण कर पाएँ और वो आपके एपीसीसीएफ साहब उसको स्वीकृत करते हैं कि भाई इतने पॉइंट्स पे आप रिसोर्स सर्वे करेंगे। पायलट सर्वे के साथ साथ आप स्टॉक मैपिंग भी कर सकते हैं और करना ही चाहिए। स्टॉक मैप और रिसोर्सेज का काम यदि एक साथ करेंगे तो थोड़ा आसानी होती है और जल्दी हो सकता है। उस एरिया में दोबारा नहीं जाना पड़ेगा आपको। टीमों का ऐसे गठन कर लें, ट्रेनिंग दे दें अपने लोगों को कि भाई रिसोर्सेज करते समय क्या करेंगे अपने स्टाफ को, तो आपको पुनरीक्षण करने में ज़्यादा आसानी होगी, समय की बचत हो सकेगी और एक बार 2 बार नहीं जाना पड़ेगा।
मोटा मोटी स्टॉक मैपिंग में आप पहले से एक फॉर्मेट टाइप का बना के अपने स्टाफ को दे दें, और रेंजर साहब को स्टॉक मैपिंग करना चाहिए। स्टॉक मैपिंग रेंजर साहब से नीचे लेवल पे नहीं छोड़ना चाहिए, या तो खुद करें आप या फिर आपके रेंज ऑफिसर। हाँ, रिसोर्सेज का डाटा इकट्ठा करने का काम है, वो आप अपना टीम को दे सकते हैं, जिसमें डिप्टी साहब हैं और फॉरेस्ट गार्ड साहिबान हैं। तो बहुत आसान प्रोसेस है कि भाई एक जगह गए, आपने पहले अपना पॉइंट चयन कर लिया, वहाँ पे प्लॉट लेआउट डाल के आप अपने स्टाफ को छोड़ दिया रेंजर साहब ने कि भाई आप तो जो है इसके डाटा वाटा इकट्ठा करो, गर्त नापो, किस प्रजाति के कितने झाड़ हैं लिखें, उनकी गुलाई वर्ग लिखें, किस किस प्रजातियों का रीजनरेशन है वो लिखें। ये सब गणना तो आपका स्टाफ करता रहे, तब तक रेंजर साहब पूरे दिन में उस कंपार्टमेंट की स्टॉक मैपिंग कर लें। स्टॉक मैपिंग बहुत समय कभी कभी हम लोग स्टाफ डिप्टी साहब या उससे नीचे छोड़ देते हैं, तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं देखे गए परिणाम। दूसरा, कैसे करेंगे पूरे कंपार्टमेंट की स्टॉक मैपिंग कैसे करेंगे, तो उसके कई तरीके हो सकते हैं। आप किसी पैरेलल लाइंस पे चल सकते हैं, डायगोनली पूरा आप कंपार्टमेंट को ट्रेवर्स कर सकते हैं। कुछ रैंडम सिलेक्शन के उपरांत आप स्ट्रेट लाइंस में चल सकते हैं ग्रिड डाल के। तो कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक मैपिंग ऐसा होना चाहिए कि फुल प्रूफ हो। अब तो और कॉशन की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी आप स्टॉक मैपिंग करेंगे या बाद में प्रिस्क्रिप्शन डालेंगे, भारत सरकार ने एक सॉफ्टवेयर खुद डेवलप कर लिया है, अब वो उससे उसको चेक करेंगे, तब आपकी कार्य योजना को स्वीकृति देंगे। मतलब हमारे नक्शे, हमारे वर्किंग सर्किल, हमारे स्टॉक मैपिंग, अब सब भारत सरकार स्तर पर परीक्षण होगा। जनरली पहले नहीं होता था। पहले तो एक बार हमने जो स्टॉक मैप कर लिया वो अंतिम था, वो उस पे सामान्यतः कोई क्वेश्चन नहीं हुआ करता था। लेकिन अब जो कुछ भी हम करेंगे, एक तो डिजिटाइज फॉर्म में है, कोई भी देख सकता है उसको और उसको ज़मीन से मिलान कर सकता है। दूसरा, भारत सरकार की अपनी स्वीकृति के प्रोसेस चेंज हो रही हैं कि कार्य योजना को किस तरीके से स्वीकृति दी जाएगी। तो ये काम हमको बहुत रिलीजियसली करना है स्टॉक मैपिंग का, और रेंजर साहब स्वयं करें तो बेहतर है। स्टॉक मैपिंग में वन प्रकार देखना है, आपको आयु वर्ग देखना है, पहले हमें चाहिए कि हम एक छोटा मोटा प्रशिक्षण अपने रेंजर साहिबान को भी दे दें, क्योंकि सामान्यतः आपके स्टॉक में पूरा कोई रीड कर पाए। क्षेत्रीय वाले अमले तो शायद, वर्किंग प्लान वाले तो कर भी लें आपके स्टॉक में, लेकिन शायद क्षेत्रीय अमला पूरा पढ़ ही नहीं सकता उसको। उस पर इतने साइंस रहते हैं, इतनी चीज़ें आप लोग कोड करते हैं उस पर कि सब बता दें कि भाई आयु वर्ग क्या है, आप स्लोप क्या है उसका, वन प्रकार क्या है, रीजनरेशन कितना है, ये सब चूँकि कोडिफाइड फॉर्म में रहता है, तो ये सब कोई दूसरा क्षेत्रीय अमला बता दे, ये थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए हमको छोटा मोटा प्रशिक्षण अपने स्टॉक मैपिंग का रेंजर साहिबान को भी देना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारियों को चाहिए कि वो दें। डीएफओ साहब जब भी, या कंजर्वेटर साहिबान आजकल बनाते हैं, तो वो अपने रेंजर साहिबान को भी समझाइश दें कि भाई ये चीज़ें आपको नोट करनी है और इस तरीके से स्टॉक मैपिंग करना है। क्यों कोई छोटी चीज़ छूट जाएगी तो उसको दोबारा फील्ड में जाके करना आसान काम नहीं है। बहुत विस्तृत एरिया है आपका,
1200 से 1500 स्क्वायर किलोमीटर है। आपके रिसोर्सेज बहुत कम रहते हैं, कम लोग हैं, तो एक एरिया में एक बार ही पहुंचना संभव होगा। हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में आप पहुंचे, कुछ क्षेत्रों में आपका स्टाफ पहुंचे, कुछ क्षेत्र आप देख भी ना पाए, लेकिन एक ओवरऑल पिक्चर वर्किंग प्लान ऑफिसर को अपने दिमाग में अपनी कार्य योजना क्षेत्र की बनानी रहती है। उसके बाद ही आप उस क्षेत्र में सही प्रकार से प्रेस्क्रिप्शंस डाल सकते हैं। यदि आप पूरा नहीं घूमते हैं, पूरे एरिया को विजुलाइज नहीं करते हैं, तो वर्किंग सर्किल के निर्धारण में आपको जरूर से तकलीफ जाएगी। तो कोशिश करना चाहिए कि 20-1% आप खुद कर लें स्टॉक मैपिंग, 20-1% चेक कर लें, और एक रैकी के हिसाब से आप अपना पूरा एरिया घूम लें। या रियल में आप उसकी स्टॉक मैपिंग नहीं करते हैं तो भी आप अपना क्षेत्र देख लें, जिससे कि जब भी आप वर्किंग सर्किल निर्धारण करने जाएं तो कक्षों को सही तरह के वर्किंग सर्किल में डाल पाएं। वर्किंग सर्किल क्या है? वर्किंग सर्किल वो क्षेत्र हैं जिनमें आप एक ही तरह का सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन प्रेस्क्राइब करते हैं, कि पूरा एरिया एक तरह के प्रेस्क्रिप्शन से ट्रीट हो सके। ऐसे एरियाज को क्लब करके आप वर्किंग सर्किल्स डालते हैं, और उसमें फिर काम के हिसाब से, काम की सहूलियत के हिसाब से फाइलिंग सीरीज और कूप का निर्धारण करते हैं। अभी हमारा कूप निर्धारण का बेसिक प्रिंसिपल है इक्की प्रोडक्टिव होना चाहिए, और इक्की प्रोडक्टिव होना चाहिए उसका बेसिक प्रिंसिपल हम कोई उससे नहीं कर रहे हैं कि साहब उसमें कितना स्टॉक है, एनुअल यील्ड कितना है, एनुअल ग्रोथ कितनी है। एरिया के हिसाब से मोटा मोटी कि साहब इतना एरिया में एक कूप पड़ जाए और वो इक्की प्रोडक्टिव होगा, ऐसा एरिया हो। इस तरीके से मतलब हमारा यील्ड जो है वो एरिया से हम रेगुलेट करते हैं फिलहाल। तो स्टॉक मैपिंग के बाद जब आपके यहाँ पे सेकंड प्रीलिम्स हो जाती है तो आपका बेसिक काम रहेगा कि आप फाइलिंग सीरीज डाल लें, कूप डाल लें, कूप काट लें उसमें, और अध्याय आपके नेशनल वर्किंग प्लान कोड में लिखे हुए हैं कि भाई कितने अध्याय लिखेंगे आप, उसके हिसाब से आपको सारे अध्याय लिखने हैं। कुछ नई चीज़ें आई हैं, ये कार्बन का आपको उसमें एनालिसिस करना है, या आपको इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में करना है, या मेडिसिनल प्लांट्स के सर्वे के बारे में लिखना है। तो ये जब तक कि कोई प्रिलिमिनरी टेक्निक्स नहीं आती हैं, ये सारा काम हमको सारा सेकेंडरी सोर्सेज से ही करना पड़ेगा। मतलब जो भी हमारे पास लिटरेचर उपलब्ध है, जो कहीं से गाइडलाइंस मिली हुई हैं, से कि मेडिसिनल प्लांट्स के लिए लघुवनोपज संघ ने बहुत कुछ किया है, SFRI ने किया हुआ है, उनके लिटरेचर से देख के हमको अध्याय लिखने पड़ेंगे। या इकोसिस्टम सर्विसेज या कार्बन स्टॉक की बात करते हैं तो जो भी अवेलेबल डाटा हैं अभी अपने पास, उनका यूज़ हम कर सकते हैं अपने वर्किंग प्लान क्षेत्र के लिए। उन डाटा का यूज़ करके उसको अध्याय के रूप में लिख सकते हैं।